हेलो दोस्तों। तो इंटीग्रल्स चैप्टर पार्ट वन में हमने समझा था कि इंटीग्रल्स या फिर एंटी डेरिवेटिव क्या होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल्स, मैंने क्या, ये तो पता ही सबको, इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव दो तरह के थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स। और मैंने कहा था कि इनके बीच में डिफरेंस वगैरह क्या है आगे जाके हम देखेंगे। तो आगे यानी कि पार्ट टू में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। याद कीजिए पार्ट वन को। पार्ट वन में हमने 2x का इंटीग्रल किया था। तो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन जरूर देखिए, उसके बाद पार्ट टू पर आइए ताकि पार्ट टू में कुछ समझ में तो आए आपको। तो 2x का इंटीग्रल याद कीजिए, हमने जब निकाला था तो एक्स स्क्वायर आया था, या फिर हमने देखा इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन भी आंसर आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू भी आंसर आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी आंसर आ सकता है, पता नहीं क्या क्या आंसर आ सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर तो रहेगा, साथ में एक कांस्टेंट नंबर आएगा और हमने उसको प्लस सी कह के ऐसे लिख दिया था कि सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये पता है कौन सा इंटीग्रल जो आप निकाल रहे थे, कौन से वाले इंटीग्रल से ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स वाला मैंने आपको समझाया था कि इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बहुत सारी कर्व्स बन जाएंगी। देखिए एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन कुछ ऐसे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू कुछ ऐसे जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन कुछ ऐसे जाएगा। तो फैमिली ऑफ कर्व्स बन जा रही थी। और ये फैमिली ऑफ कर्व्स जो है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है इसके उसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है। तो अभी तक जो हमने बात की वो लगभग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वाली ही बात की है, डेफिनेट वाली अभी हमने बात नहीं की, वो आगे जाके हम करेंगे। ठीक है। तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स हमने बनाई थी लास्ट पार्ट में वो क्या थी, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का एक तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बनता है उसको समझाने की कोशिश की गई थी। चलिए, तो कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्यों कहते हैं। क्योंकि जब इसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो एक आंसर, दो आंसर, मतलब इसके कितने इंटीग्रल्स बन सकते हैं, इनडेफिनेट बन जा रहे हैं, बहुत सारे बन जा रहे हैं, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है। चलिए आते हैं अब एग्जाम्पल पे। एनसीईआरटी का चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 1, उसमें कहा गया है कि एंटी डेरिवेटिव निकालो और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करना है आपको। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करके cos 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एक बार पार्ट वन जरूर देखिए ताकि पता रहे ना आपको एंटी डेरिवेटिव होता क्या। चलिए, जिन्होंने पार्ट वन देख लिया है वो समझे। एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब मुझे ये जानना है कि किसका डिफरेंशिएशन करके cos 2x आया है, बस वही तो होता है एंटी डेरिवेटिव। जब भी आपको इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है मतलब वो ये कह रहा है कि किसका आपने डिफरेंशिएशन किया कि ये आंसर आ गया। तो cos 2x किसका डिफरेंशिएशन करके आ सकता है, फॉर्मूला मत लगाइए, जस्ट सोचिए ऐसे ही। अगर मैं sin 2x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो cos 2x जैसी चीज आ सकती है ना, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x। तो जब भी एंटी डेरिवेटिव निकालने को बोला जाए सवाल में तो ये सोचिए कि cos 2x जिसका आप एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो किसका डेरिवेटिव करके आया होगा। तो sin 2x का डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं तो cos 2x आएगा, लेकिन साथ में 2 भी तो आएगा। तो sin 2x का डेरिवेटिव ये 2 cos 2x। तो मैं कह सकता हूं 2 cos 2x का एंटी डेरिवेटिव कौन, sin 2x। लेकिन मुझे तो सिर्फ cos 2x का पूछा हुआ है, इस 2 cos 2x का नहीं पूछा हुआ। तो इस 2 को यहां से मुझे हटाना पड़ेगा ताकि मैं ये कहूं कि 2 यहां से हट जाओ और फिर मैं कह सकूं कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव ये। तो 2 कैसे हटेगा, देखिए 2 टांग अड़ा रहा है। चलिए कुछ करते हैं इस 2 टांग का। इस 2 को पहले यहां डिवाइड भेजिए, तो डी बाई dx, यहां पे sin 2x और ये 2 आगे नीचे 1/2 यहां लगा दिया मैंने। इस 2 को यहां डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, यहां रह गया cos 2x। 1/2 को अंदर भेज दीजिए, तो d बाई डी एक्स अंदर 1/2 sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। अब बात बन गई ना। इस 1 को sin 2x से मल्टीप्लाई में है तो 1 मल्टीप्लाई sin 2x, 1 को हटाई देते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं sin 2x और डिवाइड बाय 2। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया।
साइन 2x/2 का डेरिवेटिव है cos 2x, उल्टा सोचो, cos 2x का एंटी डेरिवेटिव है sin 2x/2, तो बस हम लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज sin 2x/2। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, नहीं आ रहा? आना चाहिए वैसे तो, मतलब आपने पार्ट 1 सही से देखा नहीं है, डाउट अगर नहीं आ रहा तो। डाउट ये, जब मैंने कोस नहीं है 2x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकाला तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही थी ना, एक ही थोड़ी आंसर था, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, मतलब x² +1 +2 -1 बहुत सारे आंसर आ सकते थे। तो एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने, अब पता नहीं कांस्टेंट क्या था, इसलिए मैंने सी लिख दिया था। तो जब मैं एंटी डेरिवेटिव लिखूंगा cos 2x का, तो उसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे सी लगाना पड़ेगा, जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन सवाल में कहा था कि एन एंटी डेरिवेटिव, एन यानी कि सिर्फ एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब इसके बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स थे, अगर वो पूछता कि सिर्फ एक एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो एक ही बताते हैं आप इसमें से, तो हम भी क्या करेंगे, सी नहीं लगाएंगे। सी का मतलब ये हो गया कि यहाँ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। हमें सिर्फ एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालना था, तो वो ये रहा, इसलिए सी नहीं लगाएंगे। अगर लिखा होता राइट एंटी डेरिवेटिव्स या एंटी डेरिवेटिव लिखिए निकालिए, एन नहीं लिखा होता, तब तो आप यहाँ पे सी लगाते, क्योंकि फिर पता नहीं था कौन से वाला, ये वाला निकालना था, ऐसे वाला या ऐसे वाला या कैसे वाला। ठीक है, तो ये सी का आपको ध्यान रखना है। बस इसी वाले सवाल में जब एन लिखा है तभी सी नहीं लगाना, अदरवाइज सी लगाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। चलिए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं अब। अच्छा एक बात और, आपने जो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा, क्या लिखा? आंसर लिखा हमने कि sin 2x/2 इज n लगाना है, n, सिर्फ एंटी डेरिवेटिव नहीं लिखना है, n भी लगाना है, इज n एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। ठीक है, n लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो अगर आप n नहीं लगाते तो फिर आपको वो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, इसलिए तो n लगाना नहीं भूलना है, n आपको लगाना ही है, अदरवाइज सी लगाइए फिर। तो अभी n पूछा था इसलिए आप n लिखेंगे, पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, n का ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब फिर से आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो किसका डिफरेंशिएशन किया होगा हमने, ये आया होगा, 3 आगे है और यहां पे है 2, तो देखिए साफ दिख रहा है कि 3 आगे, अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो वो आगे आती है और एक कम आती है, यहाँ पावर 4 होती तो आगे आती है और एक कम आती है। डिफरेंशिएशन किसका किया हुआ याद कीजिए, अगर यहाँ पे x की पावर 3 होती और यहाँ पे x की पावर 4 होती, तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो ये आ जाता, देखिए x की पावर 3 और x की पावर 4। कैसे मैंने सोचा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, मतलब x की पावर 3 रहा होगा, उसका डिफरेंशिएशन आपने किया होगा तो ये बना होगा, और x की पावर 4 रहा होगा, उसका डिफरेंशिएशन आपने किया होगा तो ये बना होगा। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x² + 4x³ आ रहा है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ रहा है, तो बस इसका एंटी डेरिवेटिव ये हुआ, तो हम कहेंगे x³ + x⁴ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4x³। यहां हमने वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, क्योंकि हमें एक ही एंटी डेरिवेटिव की बात कही गई थी, या फिर कोई भी एक लिखना है तो आप कांस्टेंट मत लगाइए। आप लिखने को ये भी लिख सकते हैं कि x⁴ + x⁴ + 1 इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक ही लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट में आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम कुछ लगा ही नहीं रहे, क्योंकि एक ही एंटी डेरिवेटिव की बात की गई है। 1/x, तो इसका मुझे निकालना है एंटी डेरिवेटिव, तो मुझे ये सोचना होगा कि मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया होगा कि आंसर 1/x आया होगा।
तो याद कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन हमने किया होगा तभी जाके आंसर 1/x आया होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x बोलते हैं। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा? यही तो होगा। तो बस log x is one of the anti-derivatives of 1/x। और ये गिवन है कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी ना, नहीं तो फिर ये 1/x डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरह से आप एंटी डेरिवेटिव लिख सकते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। जस्ट आपने इंस्पेक्ट किया या जस्ट ऐसे ही आपने सोचा कि किसको डिफरेंशिएट करके ही आया होगा, उस तरह से हमने एग्जाम्पल 1 को सोल्व कर